अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैरल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद खैरल साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आज देखी गई है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से तहरीक इंसाफ की हिमायत से अरकान असम्बली पहुँचे और आज उन्होंने अपने कायद इमरान खान की तस्वीरें भी लेकर पहुँचे, मास्क भी लेकर पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ जोड़ तोड़ की सियासत का भी आगाज़ हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान उनसे मुलाकात जो इससे पहले गवर्नमेंट बनाने वाली पोजीशन में इस वक्त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने उनसे मुलाकात की है और उसके बाद अभी से कुछ ही देर पहले तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है उनसे मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह पर पहुंच गया है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, गवर्नमेंट लेने की पोजीशन में नहीं है, गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर, वज़ीर आज़म के लिए अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की इस ऐवान में क्या पोजीशन होगी, क्या किरदार होगा, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान उनको दोनों जमातों की तरफ से इस वक्त ऑफर्स आ रही हैं। बज़ाहिर क्या लगता है, इस पर भी हम तज्जिया लेंगे खल साहब का कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेफर करेंगे या फिर वो जो PTM के साबिका सरबराह रह चुके हैं PDM को प्रेफर करेंगे। इस तमाम सूरत पे बात कर लेते हैं। खल साहब, क्या लगता है किसको प्रेफर करेंगे मौलाना साहब? तहरीक इंसाफ भी मिल चुकी है, इससे पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो उनसे मुलाकात हो चुकी है उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब तो प्रेफर करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कोई अब कंसीडर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मामला ये है कि मौलाना साहब जो है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP, काफ लीग, सारे लोग उनके पास गए, पहले भी गए, बाद में भी गए। हम के भी जितने लोग मुख्तलिफ जो 6 जो पार्टियों का हुकूमती इत्तेहादी जो ग्रुप है, उससे पहले पीपल्स पार्टी के लोग, नून लीग के लोग उनसे राब्तों में रहे। मौलाना साहब जो है वो दोनों तरफ विकेट के खेलने की कोशिश की। वो PTI के साथ भी उन्होंने राब्ते किए, PTI ने उनके साथ राब्ते किए और उसके बाद दोनों गैर फितरी इत्तेहाद था। जारी बात है आपस में मिल तो सकते नहीं थे, तो वो अलग-अलग हो गए। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब जो है वो तो कर रहे थे सारा कुछ इक़्तिदार के लिए, लेकिन वो अपोजिशन में बैठने के लिए तो PTI के साथ सिग्नलिंग मिला रहे थे ना। अब मामला ये है कि बलूचिस्तान की अगर बात की जाए हुकूमत की, तो उस हुकूमत साजी के हवाले से उनका JUIF का वफद मिला इसाक डार साहब से, जो हुकूमती इत्तेहादी या नून लीग की जो हुकूमती मशावरती जो कमेटी उसके सरबराह इसाक डार साहब से। लेकिन इसाक डार साहब ने कहा जी आपने तो बस मिस कर दी है, अब आप देर हो गई है तो हम पार्टी में बात रखेंगे, क्योंकि हमारा और पीपल्स पार्टी का पावर शेयरिंग फार्मूला जो है, शराकत इक़्तिदार का फार्मूला वफाकी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से तय हो चुका है। तो अब जो भी इसके अंदर को अगर अमेंडमेंट होनी है तो पहले हम अपनी पार्टी को इत्मीनान में लेंगे और उसके बाद पीपल्स पार्टी को, तो फिर ही आपके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। तो लिहाजा यही हुआ कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है नून लीग के और पीपल्स पार्टी की जो स्पीकर हैं और नून लीग के जो स्पीकर हैं वो मुश्तरका तौर पर और बिला मुकाबला जो है मुंतखब हो चुके हैं। तो इस तरीके से मौलाना साहब जो है कौमी असम्बली में गए हैं और उन्होंने बैठे तो बज़ाहिर वो PTI के जो हमायत याफ्ता लोग हैं, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उनके बेंचों पे बैठे हैं, हुकूमती बेंचों पर जो मुजवज़ा हुकूमत बन रही है या बनने जा रही है, नून लीग, पीपल्स पार्टी या उनके साथी जो इत्तेहादी हैं, उनके बेंचों पर वो नहीं बैठे। और साथ ये भी कहा गया कि वो शायद वोट भी वज़ीर आज़म को नहीं देंगे या स्पीकर में भी वो वोट नहीं देंगे। ठीक है। उसके साथ अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था, तो वहाँ पे JUIF के सातों के 7 अरकान जो है आज गैर हाजिर थे और उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। ना तो उन्होंने PTI के हमायत याफ्ता जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उनको वोट दिया स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, और ना ही उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार थे उनको उन्होंने वोट दिया है। तो वहाँ पे भी वो किसी हैव नॉट के अंदर जो है वो नजर आए हैं। इसके बाद आप देखें कि मौलाना साहब के पास जब ये वफद गया रिसेंटली, सारे मुख्तलिफ जमातों के लोग जो हैं जो हुकूमत बनने जा रही है वफाक में, उसके जो तादी थे तकरीबन तमाम पार्टियों के लोग वहाँ पे मौजूद थे। और मौलाना साहब जो है उन्होंने ये उनको कोई जवाब कोरा चिट्टा नहीं दिया। मौलाना साहब ने उनके हलवे से ताज़े की है और साथ उन्होंने कहा जी मज़ीद भी
आपको इसी तरीके से हलवे से तो कल सब क्या लगता है कि मौलाना साहब सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफर मिल जाए और एडजस्ट हो जाए? मुझे ये बताया कि मौलाना साहब अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखते भी हैं तो बलूचिस्तान में उनको कोई शेयर नहीं मिला अभी, खैबर पख्तूनख्वा में उनको कोई झंडी, और साथ वो आज कह चुके हैं कि ये पार्लियामेंट मुझे मुद्दत पूरी करता दिखाई नहीं देता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वफाकी हुकूमत के अंदर भी उनको हिस्सा मिलता नजर नहीं आ रहा। उनकी 4 सीटें हैं कौमी असम्बली की। आप अंदाजा लगा लें कि जो MQM 17 सीटें लेकर बैठी हुई है और वो 4 वजारतों का मुतालबा कर रही है और नून लीग सिर्फ 1 वजारत देने पर अभी तक जो है एग्री है। अगर 17 वजारत जो सीटों वाले जो कौमी असम्बली की 17 सीटों वालों को अगर 1 वजारत देने पे नून लीग जो अभी तक एग्री हुई है, तो इन 4 सीटों के साथ तो इनके हिस्से में तो चौथा हिस्सा भी वजारत का नहीं आएगा। तो फिर मौलाना साहब जो है उनके लिए तो कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि विन विन सिचुएशन कहीं भी नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो मकसद है कि वो इक़्तिदार के ईवानों में और अपना शेयर लें, पहले तो हिस्सा मुताबिक जुस्से से मिल जाता था, लेकिन अभी उनको मिलता नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए मौलाना साहब जो है वो सारों विकेट के चारों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों की बजाय चारों तरफ खेल रहे हैं। आज फिर सुना है कि वो PTI के साथ फिर उन्होंने कोई लाइन मारी है। कैसेट से उमर यूब उनकी रायशगाह पे पहुंच चुके हैं। मसला ये है कि वो देखें, कोई किसी की रायशगाह पे तब पहुंचता है जब उसकी तरफ से कोई इशारा होता है या बर्फ पिघलती नजर आती है या वो कोई लाइन मारने की कोशिश करता है। तो ऐसे नहीं जा सकते बगैर किसी सिग्नल के कोई बंदा किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है, उसको बताया जाता है कि जनाब हम भी पड़े हैं तेरी राहों में, हमारी तरफ भी देख लें, जरा हमें भी कंसीडर कर लें। तो मसला ये बना हुआ है मौलाना साहब का, पहले लोग उनको जो है उनकी इम्पोर्टेंस थी, लोग उनके बगैर जो है हुकूमत साजी का जो है कोई भी अमल 6 साल बाद मौलाना साहब असेंबली पहुंचे। इससे पहले उनके बेटे असद महमूद असेंबली का हिस्सा थे, अब खुद आ गए, लेकिन दोनों बेटे असद और असद हार गए, दोनों बाहर हैं। तो आज खुद चले कोई नहीं, कभी वो कहते हैं कभी बाप कभी बेटा, तो अगर बेटा गया था तो बाप बाहर था असेंबली के, और आज अगर बाप चला गया है तो बेटा बाहर है। तो बाप तो वैसे भी यतीम हो गए, अभी तो यतीम है, पहले तो बाप जो है वो बच्चे यतीम होते थे, बाप यतीम हो गया। बाप पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब वो पार्टी यतीम नहीं हुई थी तो उस वक्त बेटा पहुंचा था, जब यानी वो उनके वारिस जिंदा थे तो उस वक्त भी यतीम थे वो बाप, तो सियासी तौर पर या हुकूमती ओहदों के हवाले से। तो अब मामला ये है कि अब मौलाना साहब अगर पहुंच गए तो उनके साहबजादे अगर नहीं पहुंच पाए तो इसमें क्या कह सकते हैं? ये भी एक सवाल का निशान है। कहते हैं ना, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करें तो शिकायत होगी। शिकायत तो हो गई है ना, अब तो मौलाना साहब शिकायत कर रहे हैं, शिकायत तो उनकी बन गई है। पहली दफ़ा वो ना अपोजिशन में सेट हो रहे हैं, ना ही उनकी गवर्नमेंट में जगह बन गई है, बीच चौराहे पे खड़े हो गए। उनके अपनी सियासी स्ट्रेटजी ने उनको यहाँ पे ला खड़ा किया है। क्या वजूहत पेश आई हैं कि मौलाना साहब इस सिचुएशन में फंस गए? आप जब आप समझते हैं ना कि किसी को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बेसिकली आप खुद बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। मौलाना साहब जो है जिस तरीके से वो धरनों के हवाले से उन्होंने PDM जो है एक सरबराही उनको मिली, और जिस तरीके से PDM की जमातों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि मैं तो नहीं कह रहा, उनकी अपनी जमातों के लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने हमें कहा था कि मुझे श्योरिटी दी गई है, मुझे यकीन दहानी कराई गई है, तो हमने तो करने के लिए तैयार नहीं थे अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च। तो मौलाना साहब ने हमें इंसिस्ट किया, हमें मजबूर किया और कहा कि अब भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इससे ज़्यादा तो मौका अच्छा हो नहीं सकता। और जिस तरीके से बानी चेयरमैन PTI और उसकी हुकूमत के बारे में जो मुगलजात और जिस तरीके से उन्होंने उनकी साजिशों के बारे में और बताया कि वो क्या क्या उनके अज़ाइम मज़मूम है, तो इतना ज़्यादा कन्विंस किया कि हम मजबूर हो गए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे श्योरिटी दिलाई गई है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी मौलाना साहब से जब पूछा तो वो कह रहे हैं जी कॉल जहाँ से आई थी मुझे समझ नहीं आया, नामालूम नंबर था कोई, अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, आगे से बंदा कॉल को पिक नहीं कर रहा, ना मुझे समझ आया कि किसने कॉल मिस मारी थी मुझे और किसने मुझे यकीन दहानी कराई थी। जैसे उन्होंने इंटरव्यू में किसी और का नाम डाल दिया और बाद में वो आराम से ही पतली गले से निकल कर मुकर गए। इसको तरीका ऐसा बना दें, इससे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो अब मौलाना साहब जो है ना बेसिकली पहली दफा जो है पाकिस्तान की तारीख में वो फंस गए और बुरी तरह फंसे हैं, और एक बंद गली जो है उसके अंदर वो दाखिल हो गए। तो अब मौलाना साहब उसके निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब का जो कंडक्ट है ना, उनका जो प्रीवियस कंडक्ट है वो जिस तरह रहा है और अब जिस तरीके से वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि मजामत के जरिए मफामत, वो मजामत के जरिए मफामत करना चाह रहे हैं, जिस तरह मरियम बीबी ने कहा था कि मजामत मफामत के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मजामत के जरिए मफामत इनसे को कर लेगा। अच्छा, मजामत के लिए मफामत, तरीके इंसाफ इस बयानिए मफामत के लिए मजामत,
हाँ, तो तरीके इंसाफ इसके लिए कुछ कर सकती है, उनका पोजीशन सॉफ्ट कॉर्नर। देखिए तरीके इंसाफ उनके लिए क्या कर सकती है, तरीके इंसाफ तो के पास तो खुद कुछ नहीं है, तरीके इंसाफ तो अपोजिशन में बैठेगी, तो मौलाना मजबूत साहब अपोजिशन साबित हो सकती है। देखिए मजबूत अपोजिशन नो अच्छा, डाउट कुछ लोग कहते हैं, कुछ तज्जियाकार कहते हैं, कुछ जो देखिए उनके पास एक बड़ा नंबर है और अपोजिशन लीडर तो मौलाना साहब को बनाने से रहे, तो उसके पास उनके पास एक और पॉइंट है ना दानिश, कुछ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उनको ओबलाइज किया जा सकता है मौलाना साहब की पार्टी को, वहाँ पे 7 बंदे हैं, 7 वजारतें दे दी जाए उनको, तो शायद वो फिर खुश हो जाए। लेकिन खलसा एक और इस वाले से कुछ दानिशवर हजरात कहते हैं कि इमरान खान जो अपोजिशन में बैठे हों तो उनको अपोजिशन की सियासत आती है, उनको हुकूमत की सियासत नहीं आती, तो वो अपोजिशन में बैठना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा तरीके इंसाफ के लिए। क्या समझते हैं ये ठीक कबूल होगा? देखिए मसला ये है कि अब तो जो बड़े बड़े दानिशवर हैं या जो जिनको मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा जाता है और जिनकी मुख्तलिफ पोस्टर्स जो है उनके अंदर तस्वीरें भी फ्रेम्स के लगती हैं और उनकी एक पार्टी की जानब से झुकाव भी है, अब वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए काश नवाज शरीफ साहब सजा काट लेते तो आज उनकी ये हालत ना होती। और वो कहते हैं कि हमारे अंदाजे और जो वहम गुमान के अंदर भी नहीं था कि बानी चेयरमैन पीटी किस तरह सजा काटेंगे और काट कर वो सरप्राइज देंगे, और वो सजा काट कर जो है वो यानी कामयाब हो गए और नवाज शरीफ साहब सजा से बचकर एक नाकाम हो गए और वो जो है बिल्कुल। वैसे मुस्लिम लीग नून शायद खुशी के शादियाने बजा रही थी, लेकिन देखिए वक्ती तौर पर तो शायद वो ये खुशी के शादियाने बजा रही है, लेकिन इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव या अगर इन द आगे जाके अगर देखेंगे तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो अगर नुकसान उठाने वाली पार्टी होगी, जिसका सबसे ज़्यादा कैपिटल का नुकसान होगा पॉलिटिकल कैपिटल का, तो वो नून लीग होगी। लेकिन कल जब प्रोफाइल से भी गिरे ना, यहाँ पे एक और भी बड़ा पॉइंट है, 3 दफा का वजीर आजम चल के आता है असेंबली में और बतौर रुकन वो हलफ लेता है, तो ये भी प्रोफाइल से गिरे थोड़े से बड़े मियां साहब। ये बात तो सबको समझनी चाहिए कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी शख्सियत जो होती है ना, वो किसी इदारे से बड़ी नहीं होती, वो इदारों से बड़ी नहीं होती, इदारे हमेशा कायम रहने के लिए होते हैं और शख्सियात जो है वो आती जाती रहती हैं। अगर ये कोई शख्सियत समझती है कि वो नागजीर है तो वो उसकी खुश फहमी हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है। इदारे जो होते हैं वही नागजीर होते हैं और शख्सियात के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ शख्सियात आने की वजह से उन इदारों का भरम, उनका एक डेकोरम, उन इदारों की इज्जत तकरीम के अंदर जो है इजाफा होता है, और कुछ शख्सियात के आने से उन इदारों की तकद्दस में, तकरीम में कमी होती है। तो ये तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई शख्सियत कहे कि मेरे साथ इदारा है और इदारा जो है वो मेरे बगैर जो है वो कुछ नहीं है। तो अब ये तो साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्लियामेंट से बड़े नहीं हैं और एक रुकन के तौर पर उनको ओहदे का अपने हलफ लेना पड़ा। तो जहाँ तक मामला है, आज बैरिस्टर गौहर जो है चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने जो बात की है वहाँ पे, उन्होंने कहा जी हमारी याफ्ता जो है 293 अरकान हैं, ये उनका दावा है। 293 ओवरऑल अरकान की वो बात कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कौमी असम्बली में 86 और खैबर पख्तूनख्वा में 91, सिंध असम्बली में 9 और हमारे अरकान कौमी असम्बली जो 86 है और 107 पंजाब में और 91 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है उस असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं। और उनका मजीद ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 78 मखसूस नशिस्तें रखी हैं और ये कोई खैरात नहीं कि ऐसे ही बांट दी जाए, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें जो है मिलेंगी और अवाम ने फैसला दिया हुआ है। और ये भी कहना है कि असम्बली जो है इस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक हमें मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जाएंगी। और साथ ही बैरिस्टर अली जफ़र जो है सेनेटर भी हैं और पीटीआई के रहनुमा भी हैं, उनकी लीगल टीम के अहम रुकन भी हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये पीटीआई के हमारी याफ्ता जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं और उनके कोटे की जो सीटें हैं अगर उनकी बजाय नून लीग पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों को दी गई तो ये बेसिकली उन मखसूस नशिस्तें जो हैं उन पर उनको यानी गबन उन पर डाका या गबन जो है के मुतरादफ होगा। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब देखें ना कि माले गनीमत लूटने के लिए वहाँ पे बजाय ये कि जो सीटें नून लीग को अपने शेयर के मुताबिक मिल चुकी, एमक्यूएम को अपने शेयर के मुताबिक मिल चुकी, पीपल्स पार्टी को अपने शेयर के मुताबिक मिल चुकी और बाकी जमातें जो हैं उनको भी जो जो शेयर उनका बनता था वो सीटें सारी जमातों को मिल चुकी हैं। लेकिन वो पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को माले गनीमत लूटने के लिए कि यानी जो पीटीआई के लोगों को जो हमारी याफ्ता को मैंडेट दिया गया है
उनके हिस्से की जो शेयर बनता है वो सीटें भी हमें हमारे हिसाब मुताबिक जुस्सा के मजीद दे दी जाए। यानी उसके ऊपर डाका मारने के लिए वो वहां पहुंच गए हैं। तो अब अंदाजा लगा लें ये कौन सी डेमोक्रेसी है और बेशर्मी, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा तो कल सब आने वाले वक्त में यही इनके गले का तौक साबित हो गया तो देखिए मामला फिर वही मैं जिस तरह बताया है कि ये जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये असेंबली जो है पूरी अपनी मदद करती नजर नहीं आ रही। इस तरह के से चीजें जो है मौलाना साहब की मुखबरी हो सकती है, खबर हो सकती है, या यकीन कह सकते हैं उनको है। देखिए मौलाना साहब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मौलाना साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एक जीरक सियासतदान है, एक अहम मजहबी रहनुमा है और बहुत सारी चीज़ों का उनको पता होता है, नज़र भी आती हैं, नज़रियाती भी हैं। तो मसला ये है कि वो जो बात कह रहे हैं उसका एक पूरा उनके पास एक एक्सपीरियंस है तजर्बे की बुनियाद पर, और अपनी सिक्स सेंस भी होती है, तजर्बा भी होता है। फिर उन्होंने सारे उतार चढ़ाव सियासत के नशेबो फराज देखे हैं, मुख्तलिफ इक़्तिदार के ईवानों में सबसे ज़्यादा अगर अरसा गुजरा है तो उनका गुजरा है। तो लिहाजा वो अगर बात को कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ उसकी बुनियाद पर वो कर रहे हैं, और हालात वाक़यात जो नज़र आ रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, और अगर नहीं देंगे तो ये मामला जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं कि कब तक मामला चलता है, ये कंपनी कब तक चलती है, ये हुकूमत जो है। चलें इस तमाम तर सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं और तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं कि KPK के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है। सिंध और पंजाब तो वाजे हो चुका, KPK वाजे हो चुका, बलूचिस्तान की इस वक्त क्या सिचुएशन है, वफाक के अंदर क्या दाल दलिया मसीद जो है वो बनने की तैयारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात जारी थी जिस तरह से पंजाब और इस वक्त KP बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और वफाक के अंदर पूरा सेटअप इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और वाज़े पोजीशंस हैं और तमाम सियासी पार्टियों को एक एक सूबा बज़ाहिर उनकी पावर नज़र आती है। एक सूबे के अंदर वफाक के अंदर गुत्थी सुलझी नज़र आई है। PDM जो साबिका है वो एक तरफ है, हुकूमत में जा रही है, लेकिन PDM के सरबराह जो हैं वो बीच चौराहे पे खड़े हैं। तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अपोजिशन में बैठने जा रही है। अपोजिशन में अगर मौलाना फजल रहमान तरीके इंसाफ के साथ बैठ जाते हैं और तरीके इंसाफ के साथ हाथ मिलाते हैं बज़ाहिर और साथ आके बैठ जाते हैं, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, इस वाले से बात करें। कल साहब फिर वही सवाल है कि अगर अपोजिशन में अब जो मुलाकात हुई है कामयाब हो जाती है, मौलाना साहब तरीके इंसाफ के साथ बैठ जाते हैं, तो फिर भी कोई सिचुएशन का आपको क्रिएट दिखाई नहीं देती। क्या मौलाना साहब अगर बैठेंगे भी ना तो वो बैठेंगे सिर्फ इस मकसद के लिए, या उनके पीछे माइंड के अंदर यही बात हो कि अपना वजन जो है वो बढ़ाएं और कद काठ में इजाफा करके, और जो ही उनको हुकूमती ओहदों की ऑफर होगी वो आराम से चले जाएंगे। सिर्फ मकसद उनका ये है। अगर आप ये कहें कि 5 साल अपोजिशन में बेंचों पर बैठने के लिए वो तैयार हैं, या वो बैठेंगे आराम से या खुशी से बैठ जाएंगे, मुझे नहीं इसके ऊपर यकीन आ रहा, क्योंकि मैं तो जो उनकी सियासत को जो प्रीवियस उनकी देखता हूँ हिस्ट्री, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपोजिशन में आराम से खुशी से बैठेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपने की है, देखिए पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला मुंतखब हो गई, स्पीकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए, अब कैबिनेट जो है वो बननी है। उसमें जारी बात है नवाज शरीफ साहब की फाइनल अप्रूवल से जो नाम भी डिसाइड होंगे उनके नाम जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर बात की जाए सिंध के अंदर, तो है वहाँ पे भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है, और वहाँ पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से जो लिस्ट आनी है वो कैबिनेट के मेंबर्स और उनकी उसी हिसाब से जो वजारतों के साथ आएगी लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। बात की जाए अगर खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें भी जिस तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला जो है वो तो मुंतखब हो गए। अब वज़ीर आला मुंतखब होने और उसके बाद भी बानी PTI जो है उनकी जानब से जो लिस्ट आएगी कि किसको कौन सी वजारत देनी है, वो उसी तरीके से मामला आगे जो है अनाउंस हो जाएगा। इस तरीके से अगर बात की जाए बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में जो वज़ीर आला कौन होगा वो जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बताएंगे, और गवर्नर कौन होगा वो नून लीग की क़यादत जो है नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब वो बताएंगे। इस तरह पंजाब में गवर्नर कौन होगा और सिंध में गवर्नर कौन होगा और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर कौन होगा, ये भी फैसला जो है पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने करना है, खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की क़यादत में करना है, बलूचिस्तान में नून लीग की क़यादत ने करना है गवर्नर का फैसला, और जो कराची के हवाले से नून लीग को गवर्नर की सीट तो दी गई है, लेकिन
जो वहाँ पर मामला ये है कि MQM जो है वो भी चाहती है कि हमारा गवर्नर हो, यानी नून लीग अपना बनाने के बजाय हमारा गवर्नर जो है वो लगाए, और उसमें कामरान टसूरी को कंटिन्यू करने की भी एक बात चल रही है MQM के अंदर। लेकिन कुछ हल्के MQM के कहते हैं कि उनकी बजाय किसी और को मौका मिलना चाहिए। MQM 4 वजारतें मांग रही है, नून लीग अभी तक 1 वजारत पर एग्री हुई है। दूसरा, इसहाक डार साहब के वाले से हमने पहले भी बताया था कि वो वजीर खजाना दोबारा भी हो सकते हैं, और चेयरमैन सेनेट तो जिस तरह बताया कि वो पीपल पार्टी के ही होंगे, और उस हवाले से नए सिरे से जो सेनेट के अब मेंबर होंगे, क्योंकि जब कोई सीट आप एक इलेक्शन लड़ लेते हैं और उसको नोटिफिकेशन में जाके उस चीज़ का हलफ भी उठा लेते हैं, जिस तरह गिलानी साहब ने उठा लिया हलफ, तो उनकी जो सीट सेनेट की थी जो वो ख़त्म हो चुकी। अब दोबारा जो ही ये सेनेट का आगे फर्दर जो सेनेटर बनाए जाएंगे, तो उसमें ना सिर्फ गिलानी साहब सेनेटर बनेंगे, बल्कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो अभी तक की जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, बल्कि नून लीग की जानब से भी उनकी सपोर्ट और बाकी तादी जो हुकूमती पार्टी हैं उनकी सपोर्ट की जाएगी। अभी तक का यही फैसला है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो गालबन नून लीग के हिस्से में आएंगे, और इस तरह डिप्टी स्पीकर जो है वो भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गया, क्योंकि नून लीग के स्पीकर अगर बन गए तो डिप्टी स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है ज़्यादा वो उनकी तरफ से आएंगे। दूसरी जानब कौमी असम्बली के हवाले से अगर बात की जाए वज़ीर आज़म के इंतखाब और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से, तो उसमें भी शेड्यूल में तब्दीली कर ली गई है ताकि जल्द अज जल्द जो हुकूमत साजी का मरला है मुकम्मल हो सके। उसके हवाले से अगर बात की जाए तो जो पहले स्पीकर का जो इंतखाब होना था, अब उसको यानी मज़ीद शॉर्ट कर दिया गया उस शेड्यूल को, और अब कल जो है आज 12 बजे तक कागजात लेने और जमा कराने का वक्त था, और कल उसके ऊपर इलेक्शन होगा 1 मार्च को, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनका 4 मार्च के बजाय अब 3 मार्च को जो इंतखाब होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए सदर मुल्कत के हवाले से, पहले तो 9 मार्च का सदर मुल्कत का जो इलेक्शन है, तो भी अब उसके अंदर भी उसको मज़ीद रिड्यूस कर दिया जाए। फ़िलहाल तो 9 मार्च का ही है सदर मुल्कत के ओहदे पर इलेक्शन। अच्छा, इस हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मल जो है 30 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप होता है, या 60 दिन के लिए सॉरी, और या 90 दिन के लिए। अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हों तो 60 दिन के बाद के लिए केयर टेकर सेटअप होता है, और असम्बलियाँ अगर अपनी मुद्दत से 48 घंटे या 24 घंटे पहले भी तहलील हो जाएं तो ये केयर टेकर सेटअप जो है 60 के बजाय 90 दिन के लिए होता है। लेकिन ये हैरानकुन बात यह है कि वफाकी हुकूमत जो है 9 मार्च यानी 3 या 4 मार्च को जब वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ ले रहे होंगे, उस वक़्त तक निगरान वफाकी हुकूमत 200 दिन पूरे कर चुकी होगी, यानी 60-90 की बजाय उससे डबल से ट्रिपल से भी आप अंदाज़ा लगा लें कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। इस तरीके से पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या सिंध की जो असम्बलियाँ हैं वो भी आपके सामने हैं कि उनकी मुद्दत भी जो है आम जो केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे कई माह या कई हफ्ते जो है वो ज़्यादा उन्होंने भी अपना टाइम गुजारा। अब मामला ये है कि अब ये जो सूरत हाल आगे जा रही है कि एक तो IMF जो है उसको ख़त लिख दिया PTI की जानब से, और उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद का उसको निशाना बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मनी के मुतरादफ है, और ये गैरों से इस तरीके से बात करके या उनको अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए कहना जो है ये मुल्क दुश्मनी का नतीजा है। दूसरी जानब अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं 31 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने बाकायदा ख़त लिख दिया है सदर बाइडन को, अमरीकी सदर को, कि उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन की जो मैसिव किस्म की धांधली हुई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और उस हवाले से पाकिस्तान की जो एड है वो बंद कर दी जाए। दफाई इमदाद और बाकी जो पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो उसको बंद कर दिया जाए जब तक ये सारी तहकीकात ये सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया। तो दूसरी जानब आपके सामने अमरीकी महकमा खारजा का भी ये बयान आ चुका है कि हम पाकिस्तान में जो हज़ारे राय और सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और इंतखाबात के अंदर जो धांधली है उनको चीज़ों को गहरी नज़र से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी गौर तलब हैं, और पाकिस्तान के जो मामलात हैं चाइना के वाले, जिस तरह हम पहले बताया, सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि $2 बिलियन का जो चाइना का जो हमने सूद पर कर्ज लिया था वो 26% उस पर दे चुके हैं, मज़ीद 7.1% पे हमने लिया है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से अगर लें तो विदाउट सॉवरेन गारंटी जो है हमें वो देता है
0.25 या 0.5% पे। वर्ल्ड बैंक जो है 1% से मैक्सिमम 2% तक जाता है, लेकिन ये हमने 7.1% पे जो शरह सूद पर यानी इंतहाई महंगे या शरह सूद पर जो कर्जा लिया है, 1 साल 23 मार्च तक वो ड्यू था, 1 साल के लिए मजीद उसको उसी टर्म अच्छा, कल साहब जहाँ ये तमाम खबरें हैं, अब मुझे ये बताएं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, उसका जो आइन है उसका प्रियम्बल ये है कि ये कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा। कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो कुरान और सुन्ना के बरक्स नहीं होगा। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, अहकाम खुदाबंदी हैं कि सूद जो है, सूद यानी जो सूद का निज़ाम है ये अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है। तो हम ना सिर्फ अपने इस्लाम की ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं यानी अपने अहकाम खुदाबंदी से हम रूगर्दानी कर रहे हैं, बल्कि हम आईने पाकिस्तान जो है उसके भी गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस हवाले से कौन से फोरम पे जाके, कहाँ पे जाके आवाज़ उठानी चाहिए? इस चीज़ को किसने इंश्योर करना है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये काम नहीं है? क्या आला अदलिया का ये काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट से, ईवान से पूछे कि जनाब ये आईने पाकिस्तान की जिसकी किताब बार बार दिखाई जाती है कि ये आईने पाकिस्तान के अंदर उसके प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा। क्या कुरान और सुन्ना के मुताबिक किसी इस मुल्क के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सूद का निज़ाम जो है वो कायम रह सकता है? और क्या सूदी निज़ाम के होते हुए पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत जो है या पाकिस्तान के अवाम जो है वो खुशहाल हो सकते हैं? और क्या अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ नऊज़ुबिल्लाह क्या हम जंग जीत सकते हैं? तो मामला ये है कि ना सिर्फ ये इस्लाम के बुनियादी जो अकायद हैं या उसका जो एक अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसकी रूगर्दानी है, बल्कि आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये गद्दारी के मुर्तकिब हम हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जमात इस्लामी भी आवाज़ उठाती है, खामोश हो जाती है। तरीक़े लबैक पाकिस्तान को शायद ये चीज़ का नोटिस ही नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी जानब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बाकी सारी चीज़ों को उनको पता है, इस चीज़ का पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर। और फिर जो शराब जो है वो बाकायदा सरकारी सतह पर उसकी अफ्यून और शराब जो है वो फ़रोख्त हो रही है और उसकी आमदन जो है हमारे सरकारी ख़जाने में आ रही है। तो उस खजाने में पैसे में किस तरह बरकत हो सकती है? उस मुल्क के अंदर किस तरह रहमतें? साहब ये तमाम खबरें तो एक साइड पे हैं ना, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर अगर देख लें कि तमाम उम्मत मुसलमान पर भी एक सवाल निशान है। पाकिस्तान समेत फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है काबिल रहम है। उनकी खुराक बंद कर दी गई है, खुराक की तरसील नहीं है, निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया, पूरे मुल्क को उखाड़ के रख दिया। तो ये पूरे इसरार खामोशी और सिर्फ आवाज तक नहीं उठाई जा रही के ऊपर क्या हो रहा है, कौन कौन सी वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत। तो कल साहब आवाज भी तो बंद कर दी जाती है ना। देखिए आवाज अभी सदर अमेरिकी सदर में केएफसी को लेके बैठे हुए। देखिए हमने ये सदर जो है अमेरिकी सदर का एक बयान जो है जो सामने आया और उसकी अभी वजाहत नहीं आई। उन्होंने कहा कि इजराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब तैयार है। उसके बावजूद इजरायली वजीर की जानब से आया कि हम इस बात पर भी खुश नहीं है। पाकिस्तान का उन्होंने कहा कि हम सिर्फ तस्लीम करने के ऊपर खुश नहीं है, पता नहीं और क्या वो मांगना चाह रहे हैं। यानी अंदाजा लगा लें पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है ना। हम केएफसी को लेके आ गए, पीएसएल में 19 के कत्ल हो रहे हैं फ़लस्तीन के। देखिए मुझे ये बताएं कि सिर्फ एक पाकिस्तान के ऊपर क्यों ये सारा मुकदमा आ जाता है? क्या बाकी 60 मुल्क जो इस्लामी हैं उनके ऊपर फर्ज नहीं होता? तो हमें तो आवाज उठानी चाहिए ना, हमें तो आवाज उठानी चाहिए। हम अपने घर आपने जोगी ग्वाड बुलावा, साडा मसला अपने आप जोगी हम है नहीं। हम हमारी शाहरग जो है वो कटी हुई है हमसे, मकबूजा कश्मीर, उसके तो हम कुछ करने के काबिल नहीं है। वहां पे तो आवाज उठानी चाहिए। वहां पे उसकी हैसियत खत्म कर दी गई, यूएनओ की करारदादों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वहां मैसिव किस्म की इंसानी हकूक की पामालियां हुई, वहां ज़राए अबलाग पर पाबंदी है, वहां पे उनके दिन दिहाड़े खामोशी बेहतर है। आप समझते हैं खामोशी बेहतर है? मैं खामोशी, मेरे कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारा जो मुल्क है, मुझे ये बताएं कि ईरान जो है उसने भी थोड़ी बहुत बात की, उसके बाद वो भी खामोश होकर बैठ गया है। लेबनान, और अगर लेबनान की बात करें या हमास, या वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन देखें उस लड़ने का आउटकम तो कुछ नहीं निकल रहा ना जब तक सारे मुल्क इकट्ठे होके आउटकम इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वो उन्हें वहां पे रोके हुए हैं, उनके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। एक करके इस तरीके से पोजीशन है, जितनी ताकत है,
ताकत के लिहाज से तो पोजीशन से वो कुछ कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं। 313 भी उस वक्त थे, लेकिन जज्बा था और अल्लाह ताला की फतह और नुसरत और मदद भी थी, लेकिन मदद तब आती है ना। इधर F-16, इधर बड़े बड़े टैंक्स के सामने फटी जूती के साथ वो ग्रेनेड लेके पहुंच जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हीं की 313 की सुन्नत जिंदा रखे हुए हैं ना वो। देखिए मसला ये है कि जो हम अगर बात करें तो ये जो जुल्म बर्बरियत हो रही है और सारे तमाशाई जो खामोश बने हुए आलम इस्लाम के तमाम ममालिक जो हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो दुनियावी फ़िरौन हैं, जो दुनियावी ताकतें हैं, जो शैतानी कूतें हैं, उनको और ज़्यादा ताकत मिल रही है, उनको और ज़्यादा तवानाई मिल रही है और ज़्यादा वो बर्बरियत कर रहे हैं और उनको ये ताकत तमाम मुसलमान ममालिक दे रहे हैं उनको, वो उनको शय मिल रही है, वहां पे उनको अड्डे मिल रहे हैं, वहां पे उनको सपोर्ट मिल रही है, वहां पे उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो उस वजह से वो एक एक करके सारियों बाकी को भी करते जाएंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके ये समझ रहा है कि बिल्ली मुझे देख रही है, मुझे खाएगी नहीं, ये तो कबूतर का रूप धारे हुए हैं और वो खूनखार बिल्ली नहीं बल्कि वो भेड़िया बना हुआ है और वो एक एक कर को जो है कुचलता जा रहा है। अब तो नस्ल कशी कर रहा है, वो चाहता है कि फलस्तीन का कोई बंदा वहां पे सरजमीन का मुतालबा करने वाला जब कोई रहेगा ना रहेगा, नाम तो ना इजराइल। वैसे कल साहब राय हक पार्टी के इस वाले से हमारे गेस्ट भी आते रहते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें सेंड की हैं कि पाकिस्तान राय हक पार्टी एक ऑनलाइन फॉर्म जो है उन्होंने जारी किया है कि वो कहते हैं कि मुल्क भर में पार्टी कारकुनान जिम्मेदारान इस फॉर्म को और पाकिस्तानी शहरी तक पहुंचाएंगे, उसको फिल करेंगे, सिग्नेचर करेंगे बाकायदा कि फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए। उनके जनरल सेक्रेटरी से बात हुई, सिग्नेचर करने से आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कितने मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों लोग शरीक हो रहे हैं। आप बरतानिया के अंदर देख लें, अमेरिका के ईमान का कमजोर तरीन दर्जा क्या आप आवाज उठाएं तो कहीं ना कहीं तो किसी पॉइंट पे तो खड़े। ईमान का दर्जा तो ये आप उनको ताकत से रोकें, आप उनका हाथ पकड़े, आप उनकी जबान पकड़े, आप उनको रोकें, ये तो हमारे ये कमजोर तरीन दर्जा हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरान भी तो नहीं स्टैंड ले रहे, आप खामोश तो ना रहे या उनको बुरा तो समझे कम से कम, ये तो कमजोर तरीन दर्जा है ना कि आप खामोश रहें और बुरा उनको कम से कम समझे। तो हम ना उनको बुरा समझ रहे, उनकी मसनूआत का बाइकाट करने के लिए हम तैयार नहीं, उनके सफीरों को अपने मुल्कों से निकालने के लिए हम तैयार नहीं है, अपने उनके मुल्कों से बुलाने के लिए अपने सफीरों को तैयार नहीं है और अपने मुल्कों से उनके सफीरों को वापस भिजवाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें हम करते रहेंगे एक एक करके, वो हमें इस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाते रहेंगे और हम बनते रहेंगे और हम अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। हमें ये खुशफहमी का शिकार है ये जो एक सोच है, अगर वो आएंगे तो शायद हमारी तरफ नहीं आएंगे। बेसिकली वो बुनियाद है आपकी तरफ आने का, अगला कदम आपकी तरफ भी हो सकता है, अगला कदम आप भी हो सकते हैं, अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। तो क्या इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि उस वक्त वो कहते हैं आप पछता है क्या हो जब चिड़ियाँ चौकी खेत, जब आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो फिर जब आपकी तरफ भी आएंगे तो फिर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, फिर आपको भी कोई आपकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। और अल्लाह ताला भी कहता है कि जो कल साहब यही सोच के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो ये सोच है कि उनके साथ हो रहा है हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हमारी इकॉनमी गिरी हुई है, हमारी मौशत ठीक नहीं, हम ये स्टैंड नहीं ले सकते, तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए आप स्टैंड नहीं ले सकते तो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, फिर उनके बाद तो फिर आपकी बारी है ना। वो मुस्लिम को, एक मुसलमान को स्ट्राइक दे रहा है, वो किसी फ़लस्तीन या मखसूस किसी कौम को नहीं, वो सारे मजहब को, तमाम मुसलमानों को स्ट्राइक दे रहा है। तो ये भी तैयार रहे फिर तमाम ममालिक जो खामोश बैठे हैं। बिल्कुल हो ही रहा है कि कहाँ से शुरू करें, इराक से शुरू करें, लिबिया से शुरू करें, किस से कहाँ से जाएंगे, शाम से शुरू करें, अफगानिस्तान से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। एक मुल्क है, बोस्निया से शुरू करें, कश्मीर हमारे पास सामने मौजूद है लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं, यूएनओ बिल्कुल खामोशी, अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे लगता है कि शायद उन तमाम वो तो दुनियावी जो ताकतवर लोग हैं उनकी कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो उससे कभी भी अमन की आप तवक्को ना रखें। तो ये वो तो ताकतवर के साथ है, कमजोर के खिलाफ के तहत ये तमाम हुक्मरान यही मसला इजराइल के ऊपर अगर बमबारी होती तो फौरी तौर पर सारी दुनिया ने भी आ जाना था, जंगबंदी भी हो जानी थी, सब कुछ होना था। आज एक मुल्क उठे और वो वहां पे करे खतरा, तो देखते हैं किस तरह। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा जी 6 महीने लग सकते हैं फैसला आने में कि जंगबंदी करनी या नहीं करनी। 6 महीने का कौन जिम्मेदार है? 6 महीनों में कितने लाख लोग जो है वो लुकमा अजल बन जाएंगे, उनका जो कत्ल है वो किसके सर पे होगा, उनका खून किसके सर पे होगा। वो आलमी अदालत के जो जज साहबान है, क्या उनकी अगर फैमिलीज वहां पे होती तो 6 माह लगाते वो फैसला करने में?
हम अपनी अदालतों को रोकते हैं तो आलमी अदालतें को हाल जो है वो भी हमारे सामने मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्राइल को वार्न किया। मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है, नाम नहाद, ये इंसानी जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लंबरदार हैं। बेसिकली इनका जो घुनौना चेहरा है, अब अंदाज़ा लगाया ना कि अमरीकी फ़िज़ाइया जो सर्विंग ऑफिसर है वो जाके खुद सोजी कर लेता है और वो कहता है कि फ़लस्तीन के साथ जेनोसाइड जो है जुल्म और बर्बरियत का वो हिस्सा नहीं बन सकता, ना उस चीज़ को वो देख सकता है, ना उस चीज़ को इंडोर्स कर सकता है, ना उस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है। और एज ए प्रोटेस्ट उसने अपने आप को आग लगा ली। पूरी दुनिया ने इसके मनाजर देखे। इससे ज़्यादा और इनको किस तरह जोड़ा जाए इनके ज़मीर को। लेकिन एक ज़मीर मुर्दा ज़मीर है वो तो, लेकिन हम तो अपने कहते हैं ना, अपने हाउस इन ऑर्डर करें, हम अपने आप को ठीक करें, हम अपने गिरेबान में झांकें कि हम एज ए बीइंग मुस्लिम, हम 60 मुल्क 2 अरब की आबादी और सबसे ज़्यादा वसाइल की हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आज देखें कि किस तरीके से कि महकूम और एक मजलूमों की तरह हम रह रहे हैं और वो गुंडों, बदमाशों और दरिंदों की तरह हमें नोच रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने। बिल्कुल जी, लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर सोचना चाहिए। तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस हवाले से स्टैंड लेना चाहिए। फ़लस्तीन के अंदर ये बर्बरियत की जिस तरह से फ़िज़ा गर्म कर रखी है इसराइल की जानिब से, तमाम मुस्लिम ममालिक अगर एक पेज पे इकट्ठे नहीं होते तो फिर बारी बारी अपनी मौत। हमारे चैनलों के कमर्शियल स्टेक्स इतने हैं कि वो दिखाते हैं वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत के हवाले से, कोई एक आध कुछ चंद सेकंड की शायद कोई एक आध फुटेज आ जाती है। तो हमारे मीडिया पर भी सवालिया निशान है कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा नहीं सकता। आवाज़ उठाना काम था, आप जो आपकी इस्तात थी, जो आपकी पावर थी, इस मीडिया का काम था कि आवाज़ उठाता, लेकिन एक आवाज़ तक नहीं उठा सके अपने मुसलमान भाइयों के लिए। उन पर जुल्म होता रहा। मेरे मुल्क की सहाफत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ। ये सियासत के लिए नहीं, मेरा ख्याल सहाफत के लिए, सहाफत के लिए, ये सहाफत के लिए, पहले तो सियासत भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। मेरे मुल्क की सहाफत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। इस मीडिया का तो ये हाल है। मेरी नोट बखा मेरा मूड बने। अब ये हालत है। पहले हम सियासत को इबारत की बात करते थे और गिरी हुई की बात कहने पे ख्याल साहब तमाशबीनों में गिरी हुई सियासत तमाशबीनों में, अब सहाफत भी तमाशबीनों में गिरी हुई है। और यही लम्हा फिक्रिया है, यही लम्हा फिक्रिया है। सोचने की जरूरत है। अगर आज स्टैंड नहीं लेंगे तो ये सबसे पहले मुजरिम है। कश्मीर के ऊपर कितना टाइम हमारे टीवी पे हम देते हैं, फलस्तीन के इशू के ऊपर कितना टाइम हमारे टीवी चैनल पे हम देते हैं, या हमारे अखबारात में कितनी चीजें वहाँ पे इन रनडाउन में कोई खबरें नहीं होती फलस्तीन के हवाले से। ये लम्हा फिक्रिया मीडिया चैनल्स के लिए। कश्मीर हमारी शार आ गया, कितना उस पर हम आवाज उठाते हैं। तो यही सोचने की जरूरत है। इस पर बात कर रहे थे कि तमाम पाकिस्तानी अगर इस एक ज़बान के साथ अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाए तो प्रेशर बन सकता है। पाकिस्तान वाहिद बाकी हैशटैग और ट्रेंड हम बनाते हैं, लेकिन कभी फ़लस्तीन के लिए या कश्मीर के लिए बनाने के लिए बिल्कुल नहीं बना सकता है, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो KFC PSL के लिए हो सकती है, फ़लस्तीन भाइयों के लिए नहीं हो सकती। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।